हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का पॉलिटी का बुक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यही कहते हैं कि यदि आपको फाइट करना है तो एक बार ज़रूर किताबों का अध्ययन करिएगा। एससीईआरटी किताबें हो या एनसीईआरटी किताबें हो, है ना, बहुत ज़रूरी है एक बार इसको पढ़ना। तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ाई करेंगे ये हमारा अध्याय हो जाता है, 5वां अध्याय है ना। हमारी सरकार में, है ना, सरकार के 3 अंग यहाँ पे बताए गए हैं। बेसिक जानना जरूरी है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगर हम लोग इस पे बात करते हैं, है ना, तो विधायिका के बारे में थोड़ा सा समझिए, है ना। ये विधायिका जिसका काम है नियम बनाने का काम है, इसके पास विधायिका केवल नियम बनाता है ना। ये जो विधायिका है इसका काम है नियम बनाना। इसको हम लोग 2 भागों में बांट करके समझे तो अच्छा होगा, है ना। विधायिका एक हो जाता है ना, संघ की विधायिका। एक हो जाएगा संघ की विधायिका, है ना, संघ की विधायिका। और दूसरा हो जाता है राज्य की विधायिका। दूसरा राज्य की विधायिका हो जाएगा, है ना। एक हो जाएगा संघ की विधायिका और दूसरा हो जाता है राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका में, है ना, ये संघ की विधायिका में हमको संसद देखना है। और संसद बना है 3 लोगों के मिलने से, है ना। संसद 3 लोगों के मिलने से बना है। एक हो जाएगा आपका लोकसभा, है ना, लोकसभा। और दूसरा हो जाता है राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा हो जाता है राष्ट्रपति, है ना। इन 3 लोगों से मिल करके संसद का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिसका काम है नियम बनाने का। नियम बनाने का काम दिया गया है। नियम बना, सिर्फ नियम ही बना सकता है। ये हम लोग संघ की विधायिका देख लिए है ना। राज्य की विधायिका की अगर बात करें हम लोग, राज्य की विधायिका की, तो यहाँ पर आता है विधानमंडल, है ना। यहाँ पर विधानमंडल आ जाएगा। और विधानमंडल जो है ना, विधानमंडल, विधानमंडल किन लोगों से मिलकर के बनता है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। एक है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 3 लोगों के मिलने से विधानमंडल बनता है। एक हो जाएगा राज्य में राज्यपाल होते हैं, है ना, राज्य में राज्यपाल होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली हो, है ना। यह द्विसदनीय प्रणाली भारत के 6 राज्यों में ही लागू किया गया है। एक हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा। और दूसरा हो जाता है तीसरा विधान परिषद। और आपके बिहार में विधान परिषद है, ठीक है। तो ये विधायिका जिसका काम है नियम बनाना, ये विधायिका जिसका काम नियम बनाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट होगा वह हो जाता है कार्यपालिका का, है ना। ये कार्यपालिका का, तो कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड करके हम लोग समझेंगे, है ना। एक हो जाता है संघ की कार्यपालिका, है ना। एक हो जाएगा संघ की कार्यपालिका और दूसरा हो जाता है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, है ना, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं संघ की कार्यपालिका में, जिसका काम है बनाए गए नियम को क्या करना, लागू करना। जो विधायिका ने नियम बनाया है उसी को लागू करने का काम कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। इसके पास यही अधिकार है। तो संघ की कार्यपालिका में हम लोग देखेंगे तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे और मंत्री परिषद हो जाते हैं, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के बाद महान्यायवादी हो जाते हैं, है ना। इन सारे लोगों के सम्मिलित को हम लोग संघ की कार्यपालिका कहते हैं, है ना। जैसे राज्य की अगर हम लोग कार्यपालिका की बात करें यहाँ पे, है ना, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहले इसी तरीके से राज्यपाल को ले लीजिए।
है ना, राज्यपाल हो जाएंगे। और किसी भी राज्य का, है ना, जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं सीएम, सीएम हो जाएंगे। और सीएम के जो सहायता करते हैं मंत्री परिषद हो जाएंगे, है ना, मंत्री परिषद हो जाते हैं। और हर राज्यों में यहाँ पे महाधिवक्ता युक्त किए जाते हैं, महाधिवक्त वक्ता, है ना। जिस तरीके से हम लोग केंद्र में देखते हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, तो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग कार्यपालिका को दो भागों में बांट के समझ सकते हैं। बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कभी, है ना। और ये कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम है ये जो बनाए गए जो नियम है ना, बनाए गए नियम को, है ना, बनाए गए नियम को लागू करना, है ना, नियम को क्या करना है? लागू करना, है ना, इनका काम है कार्यपालिका का। और नियम बनाना किसका काम है? तो नियम बनाना विधायिका का काम है, जो हम लोगों ने इसके पहले देखा, है ना। ये कार्यपालिका हो जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो, है ना, पिलर है, न्यायपालिका देखते हैं, है ना, न्यायपालिका देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस न्यायपालिका को डिवाइड करेंगे, है ना, तो भारत का सबसे, है ना, बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और दूसरा हो जाता है जो राज्य में होते हैं सबसे बड़ा कोर्ट, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, है ना। और जिला में भी देखते हैं, जिला कोर्ट हो जाता है, या हम लोग सत्र न्यायालय भी देखते हैं, है ना, जिला या सत्र न्यायालय हो जाता है ना, सत्र न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। और न्यायपालिका का काम क्या है? तो न्यायपालिका की अगर हम लोग काम के बारे में देखेंगे, अगर कार्य के बारे में देखा जाए, तो जो कानून है उस कानून को लागू करने का काम न्यायपालिका करता है ना। कानून को लागू करने का, कानून को लागू करने का, है ना, कानून को लागू करने का काम, है ना, लागू करने का काम करता है कौन? न्यायपालिका करता है। इतना ही नहीं, कानून की व्याख्या भी करता है ना, कानून की व्याख्या भी करता है यह न्यायालय, ठीक है। और चौथा अगर हम लोग पिलर की बात करें तो मीडिया हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कहता है यहाँ पर कि नियम बनाने का काम किसके पास है? विधायिका, है ना, व्यवस्थापिका के पास है। और बदले गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है ना। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि न्याय कार्यपालिका जो है, ये कार्यपालिका यहाँ पर ये करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, ये आपके एससीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग जरूर इसको, अगर आपके पास बुक है तो पढ़िएगा, है ना, अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया को प्रकाशित किया, यंग इंडिया को। और यहाँ पर देखिए महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले 1902 में ऑस्ट्रेलिया में मिला, है ना, ऑस्ट्रेलिया में मिला सबसे पहले। अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है यह 1902 में ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में मिला महिलाओं को। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के बारे में देखिए, भारत में, है ना, 1919 का जो अधिनियम आया हुआ था, है ना, 1919 का जो अधिनियम आया, इसी 1919 अधिनियम के तहत भारत के महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, है ना, इसी के तहत प्राप्त हुआ। 1920 में, है ना, अमेरिका के महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और 1928 में इंग्लैंड के महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो जिस शासन व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र की, है ना, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन में भागीदारी ले सके, है ना। लोक का मतलब क्या है? जनता हो जाएगा, है ना। और तंत्र का मतलब क्या है? तो शासन हो जाएगा, मतलब जनता का शासन। और हमारा भारत भी लोकतांत्रिक एक देश हो जाता है। भारत में अगर पूरी दुनिया में हम लोग बात करें, है ना, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना ब्रिटेन में हुआ, है ना। इसीलिए इंग्लैंड को आधुनिक लोकतंत्र का जननी हम लोग कहते हैं,
आधुनिक लोकतंत्र का जननी। लेकिन यहाँ पर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में प्राप्त होता है, यहाँ पर भी, है ना। और देखिए, लोकतंत्र को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनाया गया। हमारे भारत में भी लोकतंत्र को अपनाया गया। ब्रिटेन में भी ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक कंट्री है। आपके पड़ोसी देश जो है चीन भी आपका लोकतांत्रिक कंट्री है। अमेरिका भी है, आपका भारत भी है। देखिए, लोकतंत्र में होता क्या है ना, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और दूसरा को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि इसीलिए स्वीकार किया कि सबसे ज़्यादा जहाँ की आबादी होती है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, है ना, नहीं मान्यता प्रदान किया जा सकता, उसे नहीं लागू किया जा सकता। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा आबादी वाला कंट्री हो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करते हैं, है ना। अगर जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो एकमात्र जो कंट्री है स्विट्जरलैंड, बहुत छोटा और जनसंख्या भी कम है, इसलिए वहाँ पर लागू किया गया। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा मान्यता दिया गया। कहा जाता है कि जहाँ पर लोकतंत्र है ना, वहाँ पर लोगों की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है। जैसे में थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं, लोकतंत्र जो है यहाँ पर, है ना, ये लोकतंत्र आपको इंग्लैंड में भी लागू है, अमेरिका में भी लागू है और आपके भारत में भी लागू है और आपके पड़ोसी देश जो है वह चीन में भी लागू है ना। और इसी लोकतंत्र में कहता है कि लोगों की जो शक्तियां हैं, लोगों की शक्तियां सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं और सरकार की शक्तियां जो है वह सरकार की शक्तियां न्यूनतम हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया जी, भारत के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री से डरने लगे, भारत के मुख्यमंत्री से डरने लगे। और आपके भारत के संविधान को दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान ऐसे ही नहीं कहा जाता है ना। भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे, है ना, अनोखा संविधान भारत का संविधान है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति लाठी लेकर के खड़ा होकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रोड पे रोक सकता है ना, और पूछ सकता है कि भाई तुमने तो वादा किया था हमसे, है ना, वादा किया था कि हम 12 लाख की 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में देंगे, तुम दिया क्यों नहीं। लाठी लेके रोड पे खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, जवाब दिए बिना नहीं जा सकते, है ना। सोचिए, इसका मतलब ये है कि इस लोकतंत्र में लोगों की शक्तियां क्या है, लोगों की शक्तियां सबसे ज्यादा है और सरकार की शक्तियां क्या है, तो सरकार की शक्तियां न्यूनतम है। हमारे भारत के लोकतंत्र को हम लोगों ने इसी तरह से एक्सेप्ट किया है ना, इसी तरीके से। अब जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की एक साधारण व्यक्ति, है ना, एक साधारण व्यक्ति खेती गृहस्थी मजदूरी करने वाला भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को रास्ते में रोक कर पूछ सकता है सवाल, अमेरिका का नागरिक हो, क्योंकि उसके पास उतनी शक्तियां प्राप्त है। और वही शक्तियां सेम टू सेम आपके भारत में भी भारत के लोगों को प्राप्त है। हम भारत के लोग, भारत के लोगों को प्राप्त है। क्या हुआ, अब जरा सोच के देखिए, यही शक्तियां सेम टू सेम भारत के लोकतंत्र में है, लोगों की शक्तियां सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे सरकार की शक्तियां सबसे कम है। लेकिन आपका पड़ोसी देश कंट्री है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने भारत में भी धीरे धीरे अपना रहे हैं। चीन में लोकतंत्र को अपनाया गया, भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया, ब्रिटेन में लोकतंत्र को अपनाया गया, है ना, अमेरिका में लोकतंत्र को अपनाया गया। हर जगह तो सही दिखता है, लेकिन चीन में क्या होता है ना कि सरकार की शक्तियाँ ज़्यादा है और लोगों की शक्तियाँ कम है ना। ये जो प्रभाव हमें दिख रहा है भारत में, क्योंकि लोग कहता है ना कि जैसा, है ना, संगत वैसा ही रंगत। पड़ोसी आप जिसके साथ रहते हैं ना उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है ना। आपका पड़ोसी कंट्री का लक्षण जो है हमारे भारत में भी दिखता है। वजह क्या है कि लोकतंत्र को भारत के लोगों ने समझा ही नहीं, पढ़ा लिखा लोग नहीं, अनपढ़ गंवार है, जिसके वजह से भारत के लोकतंत्र व्यवस्था को, अपने अधिकार को लोग नहीं समझ पाए, है ना। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहता है, नेक्स्ट हम लोग देखें, फ्रांस, भारत, इटली, जापान, है ना, फ्रांस, भारत, इटली, जापान को भी, है ना, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
यहाँ पर, ठीक है। और देखिए कहता है यहाँ पे, है ना, कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। 1919 अधिनियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और भी देखिए, बहुत बड़ा ड्रामा भी हुआ था, है ना। भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया। अब बात समझिएगा, सही तरीके से समझिएगा तो आपको लगेगा कि इसका विरोध करने वाला कैसा आदमी था, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको आएगा, है ना। अगर आप महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तब, अब महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं तब तो आपको लगेगा कि ठीक हुआ, है ना, कि लाला लाजपत राय बाकी लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, है ना। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्यों आया भाई? साइमन कमीशन भारत में क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत में इसलिए आया क्योंकि 1919 अधिनियम का यह समीक्षा कर सके। क्योंकि कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल पर, है ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, है ना, किसी भी अधिनियम का, खास करके 1919 अधिनियम का समीक्षा किया जाएगा। क्या जिस अधिकार को महिलाओं के, है ना, पास दिया गया, वोट देने का अधिकार जो महिलाओं को दिया गया, जो 1919 अधिनियम के तहत जो अधिकार दिया गया, क्या उसको भारत में, है ना, हाशिए पर या भारत के लोगों को या भारत के लोगों तक उसे लागू किया गया? तो नहीं लागू किया गया। और क्या लागू किया गया? इसी के समीक्षा हेतु आया कौन सा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, है ना, 7 सदस्य थे और सातों के सातों लोग क्या थे? अंग्रेज थे, गोरे लोग थे। इसीलिए इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया, है ना। इसी को हम लोग श्वेत कमीशन कहते हैं, श्वेत कमीशन कहा गया। अब यहाँ पर देखिए 1928 में लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लाला लाजपत के द्वारा एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, है ना। और यही वजह था कि 1928 में इस साइमन कमीशन में एक अधिकारी था, साइमन कमीशन में नहीं, यहाँ पे जो विरोध हो रहा था उसी समय एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स लाठियों का प्रहार कर रहा था जनता पर, है ना, जनता पर प्रहार कर रहा था। और लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय के सर पे जबरदस्त चोट लगी, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर, है ना, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पे हत्या हो गया। हालांकि इस मृत्यु का बदला भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ले लिया गया। हालांकि इसी केस में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फंसा करके फांसी भी दे दिया गया। अब रहा सवाल, ये देखते हैं 1919 अधिनियम के तहत, है ना, 1919 अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी पावर और कितनी बड़ी शक्ति भारत में महिलाओं को मिली थी। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एक चीज़ और भी यहाँ पर समझेंगे ये कि 1919 का जो अधिनियम है, इस 1919 अधिनियम को, है ना, जो एक्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सपोर्ट किया था, है ना। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने 1919 को क्या किया था? सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि उनका मानना था कि दलित जो है, दलित आरक्षित सीटों की मांग जो है, शिक्षा की बात है, आर्थिक व्यवस्था की मांग है और समाज सुधारों की जो वकालत है, यह 1919 अधिनियम करता है और अंग्रेजी सरकार इनके बातों को मानती है ना। इनको लगा कि अगर यहाँ पे समीक्षा में अगर अपनी मांग रखी जाए, बात रखी जाए, तो हाशिए पे खड़े और कमज़ोर जो लोग हैं, उन कमज़ोर लोगों को, है ना, जो सबसे निचले पायदान पे जो स्थित है, उन सारे लोगों को अधिकार मिलेगा जो भारत में, भारत के, है ना, लोगों को चाहिए, है ना। भारत के लोगों को जो महरूम रखा गया जिन अधिकारों से, उन अधिकारों की प्राप्ति यहाँ पे किया जा सकता है। इस साइमन कमीशन में ये मांग और ये मंच था, एक बहुत बढ़िया मंच था अपने मांगों को रखने के लिए। और यही वजह था कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के लिए इन्होंने ये, है ना, इसको सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें तो जस्टिस पार्टी के द्वारा साइमन कमीशन का सपोर्ट किया गया। इतना ही नहीं, पंजाब का एक यूनियन पार्टी थी,
पंजाब की एक यूनियन पार्टी थी और यूनियन पार्टी ने भी 1919 अधिनियम में साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन का उसने सपोर्ट किया था, पंजाब में था। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन भी इसका सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम लीग का एक गुट था, है ना, मुस्लिम लीग का एक गुट था और उस गुट ने भी साइमन कमीशन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, है ना, यहीं पर ये सपोर्ट किया था। ठीक है, अगर पूछे तो ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कृष्णा नदी, है ना, कृष्णा नदियों का विवाद भी राज्यों के बीच में है। अब देखते हैं कावेरी नदी विवाद दो राज्यों के मध्य में है ना, कावेरी नदी जो है विवाद दो राज्यों के मध्य में है। कौन कौन राज्य है? तो यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक, है ना। सतलज नदी विवाद, सतलज नदी विवाद हरियाणा पंजाब, है ना, हरियाणा और पंजाब के मध्य में है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी 8 है। जैसे 26 जनवरी 2020 की बात किया जाए, है ना, जहां पर दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? अब केंद्र शासित प्रदेश जो 9 केंद्र शासित प्रदेश था अब हो गया 8 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्यों की संख्या कितना? तो राज्यों की संख्या 28 हो जाता है ना, राज्यों की संख्या 28 हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव। आप देखते हैं 26 नवंबर 1919 में घोषित किया गया और 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसकी घोषणा कब की गई? 5 अगस्त 2019 को, और प्रभावी हुआ 31 अगस्त 2019 को। यानी कि पहले जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था, लेकिन 2019 में यह 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, है ना। एक लद्दाख हो जाता है और एक हो जाएगा कश्मीर, है ना, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो महात्मा गांधी का सपना और ख्वाब था भारत के लिए, है ना, पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी के लिए सपना और ख्वाब था यहाँ पर, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो 7,000 या उससे अधिक होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी हम लोग समझते हैं यहाँ पे, है ना, अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता के, है ना, इन्होंने एक कमेटी बनाई और जिसी के आधार पर भारत में इसको लागू किया गया और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया था, है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है और 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक करार दिया गया। अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है, 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है ना। और यहाँ पर विषय की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में विषय कितना है? तो 29 विषय हो जाता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन मिलता है ना, नगर पालिका का वर्णन मिलता है और इसका विषय जो है, विषय की संख्या 18 हो जाता है। कहा जाता है कि भारत के राज्यों में पहली बार नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, है ना। और नागौर जिला कहाँ पर है? तो भारत के राजस्थान में है ना, भारत के राजस्थान में है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है ना, कि बिहार में महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया गया वह आरक्षण 2006 में दिया गया, है ना, 2006 में। और भारत का यह पहला राज्य है बिहार जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण देकर के महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी कदम बिहार सरकार ने निभाया, है ना। बिहार पंचायत आरक्षण, इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी क्या करते हैं, है ना, इसका निर्धारण करते हैं। चलिए महिलाओं के 50% सीट आरक्षित रखा गया 2006 के, है ना, के तहत।
यानी कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत की आय के स्रोत एक कर जो खुद लगाता है, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान भी इसका ये हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गांव के जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसे पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहा जाता है ना। यहाँ पे कानूनगो भी कहा जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा यही सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होते हैं 2005 के तहत, है ना। अब ये नहीं कि बाप के संपत्ति में सिर्फ बेटा का हक अब नहीं रहेगा, जितना संपत्ति में अधिकार बेटा का है उतना ही संपत्ति का अधिकार बेटी को भी प्राप्त है ना। नगरों का स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग देखें यहाँ पे, है ना। तो चलिए देखते हैं बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब किया गया। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ, 15 अगस्त 1952 को। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 6 क्लास का, है ना, ये 6 क्लास का SCERT का बुक है। SCERT का बुक बहुत बढ़िया ये बुक है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती का प्रश्न जो है अधिकतर 90% की अगर बात किया जाए, समझ अगर विकसित हो जाए तो प्रश्न नहीं छूटने वाला, सारा का सारा प्रश्न यहीं से बनता है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।